हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द लर्नर्स कम्युनिटी DUSOL पर। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो सेमेस्टर 1 की जो हिस्ट्री है, यानी प्राचीन समाज, एंशिएंट सोसाइटी, इस हिस्ट्री की हम बुक कवर कर रहे हैं, जिसमें हम ऑलरेडी 2 यूनिट कवर कर चुके हैं और हमारी अब 3rd यूनिट चल रही है, जिसका हम पार्ट 1 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और आज हमारा ये पार्ट 2 होने वाला है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप जल्दी से उसे चेकआउट कर लीजिए। और जो हमारी यूनिट 3rd है, इसका नाम है कांस्य युग की सभ्यता, मेसोपोटामिया, सुमेरिया और अकादनीय काल, मिस्र, पुराना साम्राज्य, परिस्थितिकी संदर्भ, राज्यतत्व और राज्य, सामाजिक पैटर्न और अर्थव्यवस्था, कला, धर्म और संस्कृति। ये हमारे पूरे ही चैप्टर का नाम है, जिसका हम पार्ट 1 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और आज हमारा पार्ट 2 होने वाला है। चलिए फिर बिना देरी करे हम पार्ट 2 की स्टार्टिंग करते हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप उसे जल्दी से चेकआउट कर लीजिए। ओके, लास्ट वीडियो में हमने इससे ऊपर के जितने भी टॉपिक्स थे वो कवर कर लिए थे। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जल्दी से उसे चेकआउट कर लीजिए एंड देन इस वीडियो को कंटिन्यू करना। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आगे वाले पार्ट से, यानी हमारे पार्ट 2 से स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पार्ट 2 का फर्स्ट टॉपिक होने वाला था वो था मेसोपोटामिया में राज्य संगठन का विकास। चलिए इसको देख लेते हैं। इसमें हम देखेंगे पहले मंदिरों का महत्व। मंदिर मेसोपोटामिया में राजनीतिक और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र थे। यह मंदिर सिंचाई व्यवस्था के प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण थे, जिससे खेती के लिए आवश्यक जल प्राप्त होता था। यानी जो मंदिर थे वो राजनीतिक और आर्थिक गतिविधियों के लिए इंपॉर्टेंट थे और ये सिंचाई में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। ठीक है, अब हम देखेंगे पुजारियों की भूमिका के। मंदिर हैं तो पुजारियों की क्या भूमिका होती थी। ठीक है, अब हम पुजारियों की भूमिका के ऊपर चर्चा करेंगे। पहले आप लिखेंगे पुजारियों ने मंदिरों के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने धातु कम्र, सिंचाई और अधिवेश आंतरिक उत्पादन की व्यवस्था में सुचारू रूप से संचालित किया। यानी वो जो थे वो सारी चीज़ों को सुव्यवस्थित तरीके से चलाने का प्रयास करते थे, चलाने की पूरी कोशिश करते थे। नेक्स्ट है हमारा राजा का प्रमुख स्थान। इसमें आप लिखेंगे शुरू में सुमेरिया शहर राजाओं के प्रमुख अधिकारी थे, लेकिन धीरे धीरे राजा का स्थान महत्वपूर्ण हो गया। राजा सेना का नेतृत्व करते थे और सामाजिक व आर्थिक नियमों को प्रबंधन करते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे राज्य संगठन के परिवर्तन, यानी राज्य संगठन में जो परिवर्तन हो रहे थे उन्हें। इसमें आप पहला लिखेंगे सरगोन के अकादनीय राजवंश के समय मेसोपोटामिया में एकीकरण हुआ और एक महत्वपूर्ण साम्राज्य गठित हुआ। ठीक है, इसके बाद उर और अन्य शहर राज्यों ने सत्ता और वर्चस्व के लिए प्रतिस्पर्धा की। यानी इसके बाद में ही उर और जो अन्य शहर थे वो अस्तित्व में आए और उन्होंने जो सत्ता थी उसके लिए वर्चस्व यानी कंपटीशन जैसी चीज़ सामने आई थी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे शहरी कब्र और संरचनाएं। पुरातात्विक खोजों से शहरी कब्रों का पता चला है, जो धातुओं से बनी शानदार वस्तुओं से भरी होती थी। यानी कब्रों में बहुत सारी धातुएं रखी जाती थी, बहुत सारी ऐसी शानदार चीज़ें देखने को मिलती थी कब्रों के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अब हम देखेंगे यह कब्रें राजाओं और उनके परिवारों के सदस्यों की होती थी और उनके मृत्यु के बाद उनकी आत्मा की सुरक्षा के लिए बनाई जाती थी। ठीक है, ताकि उनकी आत्मा को कोई भी हानि ना हो, इसलिए वो सारी चीज़ें बनाई जाती थी। नेक्स्ट हम देखेंगे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बदलाव। अब सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो बदलाव हो रहे थे वो कौन कौन से थे। इसमें आप लिखेंगे राज्य संगठन के विभिन्न रूपों ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक इतिहास में महत्वपूर्ण बदलावों का मार्ग प्रस्तुत किया था। ठीक है, अब हम देखेंगे मेसोपोटामिया में लेखन का विकास, कि किस तरह से मेसोपोटामिया में लेखन का विकास हुआ। फर्स्ट आप लिखेंगे कृषि और व्यापार का संचालन। लेखन के विकास से कृषि और व्यापार का प्रबंधन बेहतर हुआ। लेखन ने कृषकों और व्यापारियों के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे देखेंगे शिक्षा और साहित्य विकास। ठीक है, लेखन ने शैक्षिक और साहित्यिक क्षेत्र में एक बदलाव लाया। ज्ञान और विचारों का संचार और दार्शनिक विचारों का विकास लेखन से संभव हुआ। यानी देखिए, ज्ञान की वजह से ही जो हमारे विचार होते हैं और जो दार्शनिक विचार होते हैं उनको लेखन की वजह से ही समझना और जानना थोड़ा इजी हो गया और जिसकी वजह से हम उन्हें जान पाते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे इतिहास का संरक्षण, के किस तरह से इतिहास का संरक्षण हुआ। इसमें आप लिखेंगे लेखन ने मेसोपोटामिया सभ्यता के इतिहास और दस्तावेजों को संरक्षित किया। ठीक है, उससे आगे चलेंगे।
नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे इससे हमें आज तक इस सभ्यता की जानकारी मिलती है और इसका अध्ययन किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि अभी भी हमें मेसोपोटामिया से जितनी भी इंफॉर्मेशन मिली है, जो भी पता चला है, वो सभी लेखन से ही तो पता चला है, तो इसीलिए यहाँ लेखन का बहुत महत्व था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा राजनीतिक प्रबंधन। लेखन के विकास ने राजनीतिक प्रबंधन को सुविधाजनक बनाया। अधिकारियों और राजाओं के बीच संबंधों की दस्तावेजीकरण और समझौतों का लेखन इसका अच्छा उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सामाजिक संरचना। लेखन ने सामाजिक संरचना में सुधार किया। उससे आगे चलेंगे, उससे आगे हम देखेंगे इससे जाति वर्ग के बीच संबंधों को स्पष्टता से प्रकट करने में मदद मिली थी, ठीक है। अब हम देखेंगे सभ्यता का विकास। लेखन ने मानव सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, यानी लेखन की वजह से ही जो मानव सभ्यता थी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका देखने को हमें मिली थी। नेक्स्ट अब आप देखेंगे इसने सभ्यता के अद्वितीय रूप का निर्माण किया, जिससे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में विकास हुआ, ठीक है। अब हम देखेंगे मेसोपोटामिया में व्यापार का महत्व के। मेसोपोटामिया में व्यापार का क्या महत्व था, पहला हमारा इसमें देखेंगे नादिरू, नदी किनारे का बाजार को नादिरू कहा जाता था, ठीक है। मेसोपोटामिया के शहरों के नदी किनारे पर स्थित नादिरू बाजार व्यापार का प्रमुख केंद्र थे। आपको भी पता है कि व्यापार का जो प्रमुख केंद्र होते हैं वो हमारे बाजार ही होते हैं। यहाँ वस्तु, भोजन और अन्य माल की खरीदारी होती थी और यह बाजार समृद्धि के प्रमुख स्रोत थे, ठीक है। इन्हीं वजह से जो समृद्धि होती है, इन्हीं की वजह से किसी भी शहर की या किसी भी देश की समृद्धि होती है वो आगे बढ़ता है बाजारों की वजह से ही, ठीक है। अब हम देखेंगे समृद्धि के साधन। मेसोपोटामिया की नदी सिस्टम खासकर यूफ्रेट्स और टाइग्रिस नदी का उपयोग व्यापार और कृषि के लिए किया जाता था। नदी वस्तु, खाद्य और अन्य माल की परिवहन के लिए महत्वपूर्ण संसाधन थी, ठीक है। अनाज का व्यापार। अब हम देखेंगे अनाज का व्यापार। अनाज का व्यापार मेसोपोटामिया में महत्वपूर्ण था, क्योंकि कोई भी देश क्यों ना हो वहाँ पर अनाज का व्यापार होना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वो खाने पीने के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यह खाद्य की आपूर्ति को सुनिश्चित करने में मदद करता है और बाजारों में बड़ी मात्रा में होता है। जैसे कि मैंने अभी बताया, खाने के लिए वो आवश्यक होता है और वो सभी की आपूर्ति करता है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है अब हम देखेंगे माल की खरीदारी और बेचाव। विभिन्न कारीगर और व्यापारी तांबा, कीमती पत्थर और अन्य वस्तुओं का व्यापार करते थे। इन वस्तुओं की खरीदारी और बेचाव ने मेसोपोटामिया के व्यापारिक जीवन को समृद्ध किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम देखेंगे वस्त्र और अन्य वस्तुओं का व्यापार, यानी वस्त्र और जो अन्य वस्तु होती थी उनका व्यापार। वस्त्र, गहनों, सोने, चांदी और अन्य वस्तुओं का व्यापार बाहरी क्षेत्रों के साथ भी होता था, यानी बाहर भी व्यापार होता था, जिससे व्यापारिक संबंधों का विकास हुआ और समाज में समृद्धि हुई। नेक्स्ट अब हम देखेंगे व्यापारिक जीवन का विकास। व्यापारिक जीवन के विकास ने विभिन्न उद्योगों को बढ़ावा दिया, जिससे कि खिलौनों, चांदी के आभूषण और अन्य उत्पादकों के उत्पादन में विशेषताओं का विकास हुआ। यानी देखिए जो जो नई नई चीज़ें बनाई जा रही थी, जिसकी वजह से जो खिलौने हो गए, चांदी के आभूषण हो गए और अन्य नई नई चीज़ें बनाई जा रही थी, ठीक है। अब हम देखेंगे व्यापार प्रणाली कि यहाँ की व्यापार प्रणाली कैसी थी, जो कि हर सभ्यता के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है। मेसोपोटामिया की व्यापारिक प्रणाली उसके सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे कि मैंने अभी बताया, किसी भी सभ्यता की जो व्यापारिक प्रणाली होती है उसके सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हुई हमें दिखाई देती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे यह दुनिया के पहले ज्ञात व्यापारिक सिस्टम में से एक है और इससे सभ्यता के विकास में अहम योगदान है। जैसे कि देखिए जो हमारी मेसोपोटामिया की सभ्यता है, ये सबसे पहली सभ्यता है विश्व की, ठीक है। पूरे वर्ल्ड की सबसे पहली सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यता मानी जाती है। और आपको मुझे बताना है दूसरे नंबर की कौन सी सभ्यता है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में, ये आपका क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ थोड़े से क्वेश्चन है जिनके ऊपर हमें टिप्पणी करनी है, यानी उनके बारे में बताना है, जो कि इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे कि उरुक संस्कृति और सुमेरियन धर्म, इनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, इसीलिए हमने ये आपको एक क्वेश्चन के रूप में आपको सामने प्रकट किया है, यानी आपके सामने मैं दिखा रही हूँ क्वेश्चन के रूप में। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। पहले अब हम देखेंगे उरुक संस्कृति। प्रमुख संस्कृति। उरुक संस्कृति मेसोपोटामिया की प्रमुख संस्कृतियों में से एक थी और इसे सभ्यता की क्रिस्टलाइजेशन संकलन कहा जाता है, यानी मेसोपोटामिया की सबसे प्रमुख सभ्यताओं में से एक थी और इसी वजह से इसे क्रिस्टलाइजेशन भी कहा जाता था। यह संस्कृति कला, वास्तुकला और साहित्य के क्षेत्र में अद्वितीय थी, ठीक है। प्रमुख स्थान। उरुक संस्कृति का मुख्य केंद्र उरुक नगर थे, जो वर्तमान में इराक के उरुक शहर में के रूप में जाने जाते हैं। यानी यहाँ उरुक संस्कृति के जो प्रमुख केंद्र थे वो वहाँ के उरुक नगर थे, जो कि प्रेजेंट टाइम में ईरान में है और जो कि उरुक शहर में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे
उरुक नगर मेसोपोटामिया के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़े शहरों में से एक थे। अब हम देखेंगे विशेषताएं। उरुक संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं में से विशाल मंदिरों का निर्माण शामिल है। यहाँ पर कला की उच्चतम गुणवत्ता देखी जाती है और साहित्य को भी प्रोत्साहन मिलता है। यानी देखिए यहाँ कला का महत्व तो बहुत था ही और साहित्य को भी बहुत ज़्यादा प्रमुख माना जाता था, उसे बढ़ावा दिया जाता था। ठीक है, अब हम देखेंगे आविष्कार और चित्रकला। यहाँ का जो आविष्कार हो रहे थे और चित्रकला, उरुक संस्कृति के दौरान पहली बार चित्रकला का सृजन हुआ, जिसमें सुमेरियन लोग अपनी कथा रचनाओं को डोंगे मिट्टी के तख्तियों और स्लेट सील पर चित्रित करते थे। यानी पहली बार जो चित्रकला का यूज हुआ था वो उरुक संस्कृति में ही हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, इस चित्रकला ने धार्मिक और साहित्यिक विचारों को व्यापारिक रूप से फैलाने में मदद की। यानी इसने जो हमारे धार्मिक और साहित्यिक विचार होते हैं उन्हें फैलाने में भी मदद की थी। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है हमारा भाषा और लेखन का विकास। उरुक संस्कृति ने भाषा और लेखन के विकास को प्रोत्साहित किया। इसका परिणाम सुमेरियन लिपि की उत्पत्ति में हुआ, जो प्राचीन लेखन की शुरुआती शैलियों में से एक है। यानी देखिए जो उरुक संस्कृति है उसने जो भाषाओं का विकास किया था उसके बारे में हम सुमेरियन लिपि में भी देख सकते हैं कि किस तरह से उरुक संस्कृति के लोगों ने जो भाषाओं का विकास किया था। ठीक है, अब हम देखेंगे सुमेरियन धर्म के सुमेरियन जो धर्म था वो क्या था। ठीक है, प्राचीन धार्मिक परंपराएं। सुमेरियन धर्म मेसोपोटामिया की प्राचीन धार्मिक परंपराओं में से एक था। यानी सुमेरियन धर्म जो था वो प्राचीन धार्मिक जो परंपराएं थी उनमें से एक था। इस धर्म में देवी देवताओं की पूजा, अनुष्ठान और मंदिरों का महत्वपूर्ण स्थान था। यानी इस टाइम पे देवी देवताओं को, यानी इस धर्म में देवी देवताओं को पूजा, अनुष्ठान, मंदिरों को महत्व दिया जाता था। मंदिरों में पूजा किस तरह से की जाती थी चलिए देखते हैं। सुमेरियाई लोग अपने देवी देवताओं की पूजा मंदिरों में करते थे। मंदिर धार्मिक गतिविधियों का केंद्र थे और यहाँ पर पूजा और अनुष्ठानों का योजनाएं होती थी, जैसे कि आज भी होता है। जो धार्मिक अनुष्ठानों का केंद्र होते हैं वो मंदिर होते हैं और वहीं सारी चीज़ें जो पूजा वगैरह होती है, पूजा पाठ होती है, वो वहीं कराई जाती है। और ऐसा ही सुमेरियन धर्म में भी था। ठीक है, जो कि मेसोपोटामिया का एक धर्म था। ठीक है, अब हम देखेंगे समाज में भूमिका। सुमेरियन धर्म समाज की संरचनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। मंदिरों के पुजारियों को आदर्श नागरिक के रूप में जाना जाता था और उन्हें उच्च सामाजिक प्रतिष्ठान प्राप्त थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट अब हम देखेंगे पथ और अनुष्ठान। सुमेरियन धर्म में विभिन्न पथों, मिथकों और धार्मिक विचारों का समायोजन किया गया। अनुष्ठानों और धार्मिक उत्सवों का आयोजन नियमित रूप से किया जाता था, जो समाज के धार्मिक जीवन का हिस्सा होते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम देखेंगे प्रमुख देवी देवताएं। सुमेरियन धर्म के प्रमुख देवी देवताएं इनू, एलिलिल और एनकी थे, जो समाज के विभिन्न पहलुओं को दर्शाते थे। यानी यहाँ के जो देवी देवताएं थे वो ये थे जिनकी ये लोग पूजा करते थे। इन देवी देवताओं की पूजा और उनके समाज के अनुष्ठान गतिविधियों का आयोजन करते थे। देखिए यहाँ के जो भगवान हैं और जो इनके अनुष्ठान हैं वो पूरे ही अलग हैं, क्योंकि हम अलग संस्कृति की बात कर रहे हैं, अलग देश की बात कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ के जो देवी देवताएं होंगे और जो उनके अनुष्ठान होंगे, जो उनके पूजने का तरीका होगा वो बिल्कुल अलग होगा हमारे देश से। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे समृद्ध और राजनीतिक जुड़ाव को देखेंगे। सुमेरियन धर्म का समृद्ध और राजनीतिक घटनाओं के साथ गहरा संबंध था। यह धर्म मेसोपोटामिया के समाज के राजनीतिक और सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। आई होप आपको ये दोनों ही क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करेंगे मिस्र सभ्यता की, कि जो हमारी मिस्र सभ्यता थी वो कैसी थी और किस तरह से ये हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, इसमें पहले हम देखेंगे मिस्र सभ्यता, यानी यहाँ के भूगोल कैसा था। नील नदी का महत्व देखेंगे, क्योंकि नील नदी बहुत महत्वपूर्ण थी मिस्र सभ्यता में। किस तरह से चलिए देखते हैं। मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे विकसित हुई थी। नील नदी को मिस्र की जीवन रेखा कहा जाता है, क्योंकि यह कृषि और जीवन के लिए आवश्यक जल आपूर्ति करती है। यानी देखिए नील नदी के किनारे ही जो मिस्र की सभ्यता थी वो विकसित हुई थी, और इसी वजह से जो नील नदी है उसे मिस्र की जीवन रेखा भी कहा जाता है। अभी तक हम मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम मिस्र की सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम देखेंगे नील नदी के वार्षिक बाढ़ से उपजाऊ मिट्टी मिलती थी, जो फसलों के उत्पादन के लिए अनुकूल होती थी। यानी फसलों को आगे बढ़ाने और फसलों को उपजाऊ बनाने के लिए आवश्यक होती थी। ठीक है, अब हम देखेंगे नीलोमैटिक कृषि के। नीलोमैटिक कृषि क्या थी। नील नदी के पानी से सिंचाई करने वाली कृषि प्रणाली
जिसे नीलोमैटिक कृषि कहते हैं, मिस्र की अर्थव्यवस्था का आधार थी। यानी नीलोमैटिक कृषि का मतलब है जो नील नदी की पानी से सिंचाई की गई कृषि है, उसे नीलोमैटिक कृषि कहा जाता था। इस कृषि प्रणाली ने फसलों की अच्छी पैदावार सुनिश्चित की, जिससे भोजन की आपूर्ति स्थिर रही। नेक्स्ट है हमारा व्यापारिक स्थिति। मिस्र की भौगोलिक स्थिति व्यापार के लिए भी अनुकूल थी। नील नदी के माध्यम से मिस्र मेसोपोटामिया और अन्य क्षेत्रों के साथ व्यापार कर सकता था, जिससे व्यापारिक संबंध मजबूत हो गए। यानी मिस्र जो था वो मेसोपोटामिया और अन्य जो सभ्यताएं थी उनके साथ भी व्यापार करता था। ठीक है, अब हम देखेंगे प्राकृतिक संरक्षण के यहाँ प्राकृतिक संरक्षण किस तरह से था। मिस्र के नेक्ट स्थित अरब और सहारा रेगिस्तान ने इसे बाहरी आक्रमणों से बचाने में मदद की। यानी यहाँ पर दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण थी, जो कि एक तो निक्ट स्थित अरब था और दूसरा था सहारा रेगिस्तान, जो इसे बाहरी आक्रमणों से बचाती थी। ठीक है, यह भौगोलिक स्थिति मिस्र को अपनी संस्कृति को स्वतंत्र रूप से विकसित करने का अवसर देती थी। ठीक है, अब हम देखेंगे धातु और संसाधनों का उपयोग। मिस्र वासियों ने अपने क्षेत्र में उपलब्ध धातुओं, कीमती पत्थर और अन्य संसाधनों का उपयोग किया। इन संसाधनों का उपयोग गहनों, संरचनाओं और कला के निर्माण में किया जाता था। यानी जो भी इनके पास धातु थे, पत्थर थे, उन सभी का उपयोग ये संरचना और जो कला होती है उसमें करते थे। ठीक है, अब हम देखेंगे परिवहन और व्यापार। नील नदी ने मिस्र के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण परिवहन मार्ग के रूप में कार्य किया। यह नदी व्यापार को सुगम बनाती थी, जिससे मिस्र की अर्थव्यवस्था और समृद्ध होती गई। यानी देखिए नील नदी जो थी वो आने जाने की सुविधा भी देती थी और व्यापार करने की भी सुविधा देती थी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हमारा वो है संक्रमणकालीन चरण में मिस्र की सभ्यता। पहले हम देखेंगे संक्रमणकालीन चरण होता क्या है, इसका क्या अर्थ है। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं, इसका क्या अर्थ है। संक्रमणकालीन चरण वह समय होता है जब एक सभ्यता या समाज से दूसरी सभ्यता या समाज में परिवर्तन होता है। यानी किसी भी सभ्यता में जब चेंजेस होते हैं वही हमारा संक्रमणकालीन चरण होता है। ठीक है, यह परिवर्तन सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और प्रौद्योगिकी स्तर पर होते हैं। पहले ठीक है, ये जो चेंजेस हो रहे हैं ये हमारे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और प्रौद्योगिकी स्तर पर भी जो भी चेंजेस होते हैं वो सभी हमारे संक्रमणकालीन चरण के अंतर्गत आते हैं। प्रारंभिक संक्रमण। मिस्र की सभ्यता भी विभिन्न संक्रमणकालीन चरणों से गुजरी, जैसे कि नवपाषाण युग से कांस्य युग की ओर। यानी जैसे हम कह सकते हैं जो भी चेंजेस हैं वही हमारे संक्रमणकालीन चरण में आते हैं। जैसे कि हमारी नवपाषाण युग से कांस्य युग में गई, तो ये सभ्यता जैसे इसमें चेंजेस हुए वो भी संक्रमणकालीन चरण कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम देखेंगे इस दौरान लोग नील घाटी के पश्चिमी रेगिस्तान से पलायन कर नील घाटी में जीवन का नया तरीका अपनाने लगे। यानी अब वो पश्चिमी रेगिस्तान से पलायन करके नील घाटी की तरफ आने लगे थे। नवपाषाण संस्कृति। नवपाषाण युग के बाद नील घाटी में फयूम, मेरीमेड और नकदा जैसी नवपाषाण संस्कृति विकसित हुई थी। ठीक है, इन संस्कृतियों ने कृषि को अधिक विकसित किया और नील नदी में बाढ़ के मैदानों का उपयोग करना शुरू कर दिया। यानी देखिए नवपाषाण के बाद में ये संस्कृतियां उभरी थी और इन्होंने कृषि को और ज़्यादा बढ़ा दिया था। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे प्राचीन चरण। संक्रमणकालीन चरण के बाद मादी, नकाडा, गैर्जियन और नगदा संस्कृतियों के प्रकादी चरण आए। यानी इन सभी संस्कृतियों ने अब शुरुआती चरण लेने शुरू कर दिए थे। इन चरणों के दौरान समृद्धि और शहरी जीवन के लक्ष्य दिखाई देते हैं। यानी जैसे जैसे चेंजेस हो रहे थे वैसे वैसे जो समृद्धि थी, जो विकास था वो हो रहा था, और जो शहरी लक्षण होते हैं, जिस तरह से शहर होते हैं, वो सभी लक्षण देखने को मिल रहे थे। ठीक है, राजनीतिक एकीकरण। संक्रमणकालीन चरण के दौरान मिस्र के क्षेत्र में विभिन्न संस्कृतियां विकसित हुई और इसके परिणाम स्वरूप राजनीतिक रूप से एकीकृत हो गया। यानी राजनीतिक एकीकरण भी देखने को मिला था। यह एकीकरण मिस्र की सभ्यता के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम था। ठीक है, अब हम देखेंगे सभ्यता की समृद्धि। इन संक्रमणकालीन चरणों ने मिस्र की सभ्यता को समृद्धि की ओर अग्रसर किया। यानी ये जितने भी चरण हम देख रहे हैं इन सभी की वजह से जो मिस्र सभ्यता है वो विकसित होने लगी थी, वो आगे बढ़ने लगी थी। ठीक है, यह चरण मिस्र सभ्यता के विकास का महत्वपूर्ण हिस्सा थे और इसके सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये सभी जो चरण हैं ये जो सभी चरण है वो मिस्र की सभ्यता को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप में आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे मादी यानी निचला मिस्र। ठीक है,
मादी एक संस्कृति थी जो नील नदी के नीचे फैली हुई थी और लगभग 3900 से 3500 ईसा पूर्व के बीच विकसित हुई थी। इस संस्कृति का क्षेत्रफल लगभग 1.3 किलोमीटर था और इसमें कई छोटे शहर और गांव शामिल थे। यहाँ के लोग अनाज की खेती करते थे और पालतू जानवरों जैसे कि भेड़, बकरी, मवेशी और सुअरों को पालते थे। लोग अंडाकार और गोलाकार घरों में रहते थे और उनके पुरातात्विक साक्ष्यों चूल्हा, अनाज, जार, पत्थर के फूलदान, मोतियों आदि के बने वस्त्र इत्यादि इस समय की जीवन शैली को दिखाते हैं। यानी इस टाइम की हमें जो जो चीज़ें मिली हैं उन सभी से जो वहाँ की जीवन शैली थी उसके बारे में पता चलता है। जैसे कि चूल्हे होते थे, अनाज होते थे, जार होते थे, पत्थरों के फूलदान होते थे, मोती होते थे। इन सभी से हमें पता चलता है कि उनकी जीवन शैली कैसी थी। नेक्स्ट अब हम देखेंगे इन लोगों के बीच व्यापारिक आदान प्रदान के भी साक्ष्य मिलते हैं जिससे व्यापारिक संबंध बढ़े। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट जो है वो है हमारा नकदा, जो कि ऊपरी मिस्र था। ठीक है, नकदा को देख लेते हैं जो कि ऊपरी मिस्र था। नकदा नील नदी के ऊपरी क्षेत्र में स्थित था और यह सबसे प्रमुख पूर्व वंशवादी संस्कृति थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नकदा संस्कृति को ही। इस संस्कृति के तहत बेदेरियन, अमराटियन नकादा और गर्जेन नकाडा द्वितीय चरण आदि आते हैं। ठीक है, इन्होंने गेहूं और जौ की खेती शुरू की और भेड़ बकरी पाली थी। यानी ये भी गेहूं और जौ की खेती करते थे और भेड़ बकरियों को पालते थे। नकदा ने मिट्टी के बर्तनों के साक्ष्यों के साथ समाज में विकास, शहरीकरण और सामाजिक भेदभाव की शुरुआत की थी। यानी यहीं से जो मिट्टी के बर्तन होते हैं वो बनाना और जो विकास है वो करना, शहरीकरण करना और जो समाज में भेदभाव होता है वो भी यहीं से शुरू हुआ था, नकदा से ही। ठीक है, नकदा समाज के बाद मिस्र की सभ्यता की शुरुआत हुई और यह है इस समय की अधिकतर प्राथमिक संस्कृतियों के रूप में जानी जाती है। यानी नकदा संस्कृति जो है वो सबसे प्राथमिक संस्कृतियों में से एक है। अब हम देखेंगे नकदा थड़। नकदा थड़ नील नदी के ऊपरी क्षेत्र की नकदा संस्कृति का अंतिम चरण था। यानी नकदा संस्कृति का जो अंतिम चरण था उसे नकदा थड़ के नाम से जाना जाता है। इस अवधि में राजनीतिक एकीकरण, शहरीकरण और सामाजिक भेदभाव शुरू हुआ। नकदा थड़ साइट्स पर मिट्टी के बर्तनों पर चित्र मिस्र के शुरुआती राज्यों के नाम प्रदान करते हैं। ठीक है, इस समय के अंतर्गत राज्यों की गठन हुआ और यह नकदा संस्कृति की श्रेणी और प्रोटो वंशावली कहा जाता है जिससे मिस्र की सभ्यता की शुरुआत हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे देखेंगे नकदा थड़ समय के साथ शहरों के विकास और समृद्धियों का प्रतीक है जो आर्थिक और सामाजिक परिवर्तनों का प्रमुख कारण था। अब नेक्स्ट हम देखेंगे नकदा थड़ समय के मिस्र में शहरीकरण और विकास हुआ और इसके बारे में निम्नलिखित प्रमुख बिंदुओं की जानकारी है। यानी नकदा ने ही मिस्र में शहरीकरण के विकास किया था और इसके बारे में और भी बहुत सारी जानकारी नीचे दी गई है। चलिए देख लेते हैं वो कौन कौन सी जानकारी है। नेखेन फाल्कन शहर। नेखेन मिस्र के ऊपरी क्षेत्र में स्थित था। जहां नकदा था वहीं निखेन था और यह समय के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण शहरों में से एक था। इसका विकास एक छोटे से गांव से शुरू हुआ था और 3100 ईसा पूर्व तक यह एक महत्वपूर्ण शहर सेंटर बन गया। यानी देखिए इसका जो विकास शुरू हुआ था वो एक छोटे गांव से शुरू हुआ था और 3100 ईसा पूर्व में आते आते ये एक बड़ा शहर बन गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। घरों का निर्माण। अब देखेंगे इसमें घरों का निर्माण कैसे हुआ था। लोग मिट्टी के ईंटों और प्लास्टर से बने घरों में रहते थे। यानी देखिए जैसे कि आज हमारे घर होते हैं मिट्टी की ईंटों के घर होते हैं, और प्लास्टर होता है, वैसे ही तब भी ईंटों के घर होते थे और प्लास्टर उन पे होता था जिनके आकार अलग अलग थे। इससे सामाजिक भेदभावों की आपूर्ति दिखती है। यानी इनके जो आकार होते थे, जो शेप होती थी वो हमेशा अलग अलग होती थी। व्यापार और श्रेणीबद्धता को देखेंगे। व्यापारी और कारीगर समुदाय इस समय के मिस्र में महत्वपूर्ण थे और वह बड़े घरों में रहते थे जिससे व्यापारिक आदान प्रदान में सुझाव दिया जा सके। यानी ये लोग जो थे, जो व्यापारी होते थे और जो कारीगर होते थे वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे इस समय मिस्र में। और ये लोग जो थे ये लोग बड़े घर में रहते थे ताकि जो भी लोग हों उनको आराम से बुलाया जा सके और जो भी हमारी जानकारी है उसको साझा किया जा सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे कब्रें इस समय के मिस्र में सामाजिक भेदभाव का प्रमाण देती हैं क्योंकि
चीनी मिट्टी के बर्तन, पत्थरों के औजार और व्यक्तिगत आभूषण जैसी वस्तुओं की खोज की जाती थी। यानी यहाँ पर जो है कब्रें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, क्योंकि इन सभी से हमें बर्तनें और पत्थरों के औजार और व्यक्तिगत जो आभूषण वगैरह होते हैं वो सभी मिल जाते हैं। जैसे अभी हमने देखा कि कब्रों से हमें कितनी सारी चीज़ें मिल जाती थी, इसी तरह से जो कब्रें थी वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। ठीक है, अब हम देखेंगे पालतू जानवर। लोग इस समय पालतू जानवरों जैसे कि भेड़ और बकरी पालते थे, जो वो उनके आर्थिक और सहारिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा थी। ठीक है, अब हम देखेंगे नहर सिंचाई के। यहाँ पर नहर सिंचाई का क्या प्रबंधन किया गया था। नकादा थड के समय में नहरों के साक्ष्य दिखते हैं, जो एक बड़ी आबादी को बढ़ावा देने के लिए सिंचाई सुविधा का संकेत देते हैं। ठीक है, इन तत्वों के मिलने से हम जान सकते हैं कि नकादा थर्ड के समय में मिस्र में जनसंख्या की वृद्धि हुई, शहरीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई और अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आए। यानी यहाँ पर अब जो जनसंख्या थी वो बढ़ने लगी थी, शहरीकरण बढ़ने लगा था और अर्थव्यवस्था में भी परिवर्तन देखने को मिल रहा था। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम देखेंगे लेखन का इस प्रकार का विकास मिस्र की सभ्यता में बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि जिससे उन्होंने अपने राज्यों का प्रबंधन किया, आपसी संवादों को सुचारा। यह लेखन पैपिरस पर होता था, जो वृक्षों के बादल से बनाया जाता था और इसे एक प्रकार की पैपिरस सॉक्स बनाता था, जिस रोल किया जा सकता था। यानी जो हमारा लेखन था वो सभी इन सारी चीज़ों पे होता था, जो कि वृक्षों के बादलों से बनाया जाता था। ठीक है, चित्रलिपि का विकास मिस्रीय भाषा में अक्षरों की रूपरेखा के रूप में था, ध्वन्यात्मक और चित्रात्मक संकेतों का मिश्रण था, जिससे वह व्यक्तियों या घटनाओं के लिए साक्षर बना सकते थे और ऐतिहासिक प्रशासनिक जानकारियों को संरक्षित कर सकते थे। यानी सारी चीज़ों को संभाल कर रख सकते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम देखेंगे चित्रलिपि के प्रमुख प्रमाणों में से एक नरमेल पैलेट है, जो राजा नरमर के शासन की शुरुआत को दर्शाता है और इसे एक समय के मिस्रीय संग्रह के लिए महत्वपूर्ण स्रोत में से माना जाता है। ठीक, इस प्रकार चित्रलिपि ने मिस्र की सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्हें उनकी इतिहास, संगठन और सामाजिक संरचनाओं को लिखित दस्तावेजों के माध्यमों से संरक्षित किया। ठीक है, आगे चलते हैं। आई होप आपको ये सारी ही चीज़ें समझ में आ गई होंगी, सारे ही टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगी। ओके, अब हम नेक्स्ट देखेंगे राज्य के। यहाँ के राज्य कैसे थे। मिस्र की प्राचीन सभ्यता का राज्य व्यवस्था महत्वपूर्ण था और इसका विवरण मनेतो द्वारा लिखित ऐतिहासिक पाठों के माध्यम से हमें पता चलता है। मनेतो एक पुजारी थे जो मिस्र पर यूनानी शासन के दौरान रहते थे और उनका लेखन विभिन्न प्राचीन ग्रंथों से प्रेरित था। मनेतो के विवरण के माध्यम से मिस्र के इतिहास को छवित किया गया है। ठीक है, यानी जो मनेतो हैं उनसे ही हमें यहाँ के राज्यों के बारे में पता चलता है। और जो मनेतो हैं वो एक पुजारी थे, जो कि यहाँ मिस्र में जब यूनानियों का शासन था उस टाइम पे ये यहाँ रहते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अब हम देखेंगे मनेतो ने मिस्र के राजवंशों को इकट्ठता से वर्गीकृत किया था। उन्होंने मिस्र पर विभिन्न युगों में शासन किया। उन्होंने इन राजवंशों को कई संक्रमणकारों में विभाजित किया, जैसे पुरातन काल, मध्य साम्राज्य और नया साम्राज्य, जो आपस में संयोजित थे। यह संक्रमणकालीन अवधि राजनीतिक परिवर्तनों की अवधि को सूचित करती हैं, जिससे पूर्वी और पश्चिमी मिस्र के नोम्स अलग अलग राज्यों के रूप में अपने अपने राजाओं द्वारा शासित थे। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी में लिखा हुआ है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे पुरातन काल में मिस्र की सभ्यता ने अपनी सबसे प्रमुख शहर मैसिफ्स कहारिया के पास से शासन किया था। इस समय फ़िरौन के अधिकारियों को भगवान के बराबर माना जाता था। यानी ये उस समय की बात हो रही थी जब फ़िरौन के अधिकारियों को भगवान के समान माना जाता था और फ़िरौन को भगवान माना जाता था, और वह मिस्र के धार्मिक पंथ के प्रमुख प्रतिनिधित्व करते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फ़िरौन को सूर्य देवता रे से जुड़ा माना गया और उन्हें राष्ट्रीय के सबसे उच्च प्रमुख के रूप में स्वीकार किया गया। उनके द्वारा सूर्य देव को पृथ्वी पर उनके प्रतिनिधित्व के रूप में देखा जाता था और फ़िरौन की शक्तियों को उनके
स्वर्गीय स्थान पर प्रतीक माना जाता था। यानी जो फ्रोन था उसको सूर्य देवता के रूप में माना जाता था और ये माना जाता था कि जो सूर्य देवता हैं उन्हीं की एक प्रतीक है, उन्हीं वही हैं, यानी उन्हीं को एक प्रतीक के रूप में माना जाता था फ्रोन को। अगर आप मोहम्मडन हैं तो आपको पता होगा, क्योंकि फ्रोन का जिक्र मोहम्मडन्स की जो कुरान है और मोहम्मडन्स की जो बुक्स होती हैं उनमें फ्रोन का जिक्र किया गया है। अदरवाइज़ अगर आप मोहम्मडन नहीं हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपने फ्रोन का नाम कभी सुना है या नहीं सुना, ठीक है। क्योंकि फ्रोन जो था वो अपने आप को भगवान घोषित कर चुका था, अपने आप को भगवान ही मानता था और जो और प्रजा थी उसकी सबसे अपने आप को भगवान ही बोलवाता था, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, पुरातन काल में मिस्र के राजाओं ने विभिन्न प्राचीन कृतियों का समर्थन किया जिससे कि चित्रलिपि कला और शिल्प इस समय की पिरामिड और महलों का निर्माण हुआ और लेखन का महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है। यानी इस समय जो हमारी चित्रलिपि है और जो कला है, शैली है, उन सभी का योगदान किया गया और जो पिरामिड हुए और जो महल हुए इनका निर्माण किया गया। आई होप आपने पिरामिड देखे होंगे, इस तरह से 3 बनाए गए हैं, वो हैं हमारे मिस्र में। इस तरह से 3 पिरामिड बनाए गए हैं। अगर आपने रियलिटी में नहीं देखे हैं तो कार्टून वगैरह या मूवीज़ वगैरह में देखे होंगे, अगर नहीं देखें तो एक बार चेकआउट ज़रूर करना, बहुत सुंदर लगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, पुराने साम्राज्यों की सभ्यता ने मिस्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया और मिस्र का राज्य इस संरचना के माध्यम से एकीकृत हुआ। यह सभ्यता धार्मिक और राजनीतिक परिवर्तनों के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक रूप से भी महत्वपूर्ण थी, जिसके परिणाम स्वरूप बड़ी राजनीतिक इकाइयों को नियंत्रित करने के लिए सैन्य बल का उपयोग होता था और मिस्र के ऊपरी और निचले क्षेत्रों को एकीकृत किया गया था, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा पुराने साम्राज्य की शुरुआत तक मिस्र में अलग अलग नोम्स या प्रत्येक प्रमुखों द्वारा शासित छोटे राज्य थे जो बड़े प्रमुखों या राज्यों के द्वारा शासित थे। यह सूचना सुझाव देते थे कि मिस्र का राजनीतिक एकीकरण क्रमिक प्रक्रिया था जिससे आर्थिक और राजनीतिक लाभ की आवश्यकता के परिणाम स्वरूप बड़ी इकाइयों के शासनों को नियंत्रण में लाया जा सकता था। यानी सभी को नियंत्रित करने के लिए कुछ छोटे प्रमुख भी कुछ छोटे शासित भी बनाए जाते थे जो कि उन्हें नियंत्रित करने में उनकी मदद करते थे, सहायता करते थे, ठीक है। पुराने साम्राज्यों की सभ्यता ने चित्रलिपि के महत्व को समझा और लेखन की प्रमुख उपलब्धि मानी। चित्रलिपि के बिना प्राचीन मिस्र के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक तथ्यों का संरक्षण संभव नहीं था। यानी देखिए वहाँ उस टाइम पे प्राचीन जो लिपि थी उसको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना और और जो हमारे लिपि थी उसको चित्र बनाकर और उसको किस तरह से आगे बढ़ाया गया ताकि जो वहाँ का मिस्र का समाज था, इतिहास था, उसको आगे बढ़ाया जा सके। क्योंकि जो मिस्र है उसका जो इतिहास है वो बहुत बड़ा है और बिना लिपि के उसको समझना असंभव था, तो इसीलिए ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा पुराने साम्राज्य का यह समय मिस्र के समृद्धि और प्रगति का काल था जिससे समाज, धर्म और राजनीति के कई पहलुओं में सुधार किया गया। इस सभ्यता ने प्राचीन मिस्र को एक महत्वपूर्ण और विशेष स्थान पर पहुँचाया और इसके विकास में चित्रलिपि, धार्मिक परिवर्तन और राजनीतिक संरचना में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। यानी इसी ने जो धार्मिक संरचना, चित्रलिपि और राजनीतिक संरचना थी उसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया था, ठीक है। अब हम देखेंगे मिस्र में धर्म और समाज कैसा था। प्राकृतिक देवताओं की पूजा। मिस्र में प्राकृतिक शक्तियों का महत्वपूर्ण स्थान था। यानी प्राकृतिक जो शक्तियां होती हैं उनको महत्वपूर्ण स्थान पर रखा जाता था। पौधे, जानवर, सूर्य, आकाश और जल को देवताओं के रूप में पूजा जाता था और यह विकास मिस्र लोगों के धर्म का महत्वपूर्ण हिस्सा था। यानी यहाँ पर पौधों का, जानवरों का, सूर्य का, आकाश का, इन सभी की और जल था, इन सभी की पूजा की जाती थी। इसीलिए फ्रोन जो था वो अपने आप को सूर्य जो देवता है उनके बराबर मानता था, सूर्य देवता की तुलना करता था अपने आप से, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। अब हम देखेंगे राजा के धर्म का महत्व। राजों को अपने सत्तावादी चरित्र का प्रतीक माना जाता था क्योंकि वह सर्वोच्च देवता के साथ पहचाना जाता था। इससे उन्हें अपनी राज्य की लीडरशिप मिलती थी और धर्म को संस्थागत और नियंत्रित किया जाता था। देखिए वहाँ के जो राजा होते थे उसको देवी देवताओं के समान माना जाता था और पूरा जो समाज होता था, पूरी जो जनता होती थी उसकी लीडरशिप यानी उसका जो नियंत्रण था वो सभी राजा को मिल जाता था, ठीक है। अब हम देखेंगे पुजारियों की पूजा कि पुजारियों की पूजा किस तरह से थी। मिस्र में मृत्यु के बाद जीवन में भी विश्वास किया जाता था और मृतकों के नश्वर अवशेषों को संरक्षित करने के लिए विस्तृत अंतिम संस्कार की
रस्में निभाई जाती थी, यानी ये लोग पुनर्जन्म में भी विश्वास करते थे, इसीलिए जो अंतिम संस्कार होती थी उसकी रस्में भी निभाई जाती थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम देखेंगे धार्मिक पंथों का अध्ययन। मिस्र में विभिन्न नामों में कई पंथ पूजा का अध्ययन किया जाता है। लोकप्रिय स्तर पर कई आदिम मान्यताएं कायम रही और धर्म के विभिन्न रूपों का मान्यता दिया जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे महिला देवियों की महत्वपूर्ण भूमिका। मिस्र में राजवंश काल के बाद महिला देवियों या फिर पुरुष देवताओं की पत्नियों को पूजा की गई, जिससे महिलाओं का महत्व बढ़ गया। यानी यहाँ पर मिस्र में जो महिलाएं होती थी और जो देवताओं की पत्नियां होती थी उनको भी पूजा जाता था, जिस वजह से वहाँ की जो लड़कियां होती थी, महिलाएं होती थी, उनकी जो भूमिका थी या फिर ये कहें उनका जो स्थान था वो भी बढ़ गया था। ठीक है, अब हम देखेंगे राजा की केंद्रीय भूमिका। राजा धार्मिक गतिविधियों में केंद्रीय भूमिका निभाते थे और राज्य द्वारा सूर्य देव रे की पूजा को बढ़ावा दिया जाता था। ठीक, अब हम देखेंगे धर्म की एकीकरण की प्रक्रिया। मिस्र के इतिहास में विभिन्न धर्मों का एकीकरण क्रमिक था। यह समय के साथ धार्मिक परिवर्तनों के साथ हुआ और राज्यों ने धर्म को समर्थन दिया और नियंत्रित किया था। इस तरह मिस्र में धर्म और समाज के एकीकरण की प्रक्रिया दिखती है, जिसमें प्रकृति पूजा, राजा की भूमिका और धार्मिक परिवर्तनों का महत्वपूर्ण योगदान था। आई होप यहाँ तक आपको सारी ही चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, अदरवाइज यहाँ आपका पूरा ही चैप्टर फिनिश हो जाता है। एंड फॉर मोर कनेक्टिविटी आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी को चेकआउट कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। और देखिए जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है उन सभी के अगर आप नोट्स देखना चाहते हैं, खुद सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, तो आपको सिंपली हमारे इस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, यानी द लर्नर्स कम्युनिटी DUSOL को। यहाँ पर आप हमारे सारे ही जो प्रीवियस वीडियो मैं बना चुकी हूँ उनके भी नोट्स और जो अपकमिंग वीडियोस होने वाली हैं उनके भी नोट्स देख पाएंगे और उन्हें सेल्फ स्टडी कर पाएंगे। और यहाँ आपको ये सारे ही फीचर्स भी देखने को मिल जाएंगे जो आपकी स्टडी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। चलिए, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।